हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के आईटी पेपर यानी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का पेपर जो है 402 कोड क्लास 10th का होता है। ये है सैंपल पेपर सॉल्यूशन 2022 और 23 सेशन के लिए जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया है उसका हम करने वाले हैं आज सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर मूविंग फर्दर आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मेरी एक बुक आई हुई है एंड दैट बुक इज सीबीएसई सीएस पाइथन क्लास 12 जिसमें माइस्क्यूएल, पाइथन और नेटवर्किंग ये तीनों ही मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली एज पर सीबीएसई सीएस पाइथन क्लास 12 के सिलेबस के हिसाब से डिजाइन की गई है और ये बुक मैंने लिखी है। सो आई विल टेल यू कि प्लीज ये जो है वो आप जरूर खरीदें और ये बहुत सारे स्टोर्स में ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो नोशन प्रेस की वेबसाइट हो और इवन हमारे कोडिटअप की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और कोडिटअप की वेबसाइट में जाके आपको यहाँ पे करना पड़ेगा बाय बुक और उसके बाद आप बुक खरीद सकते हैं। तो मतलब आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। ये बुक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, बिलीव मी, वंस यू विल गेट इट आपको रिग्रेट नहीं होगा इसके लिए। और डेफिनेटली ये बिल्कुल मतलब इस बुक को लेने के बाद ना आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको एमसीक्यूज के लिए या सॉल्व क्वेश्चंस के लिए या प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए कोई और बुक लेने की जरूरत पड़ेगी। इट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प में बना सकता था और जितना इंफॉर्मेटिव वीडियो मतलब इंफॉर्मेटिव मैसेजेस के साथ कंटेंट के साथ डाल सकता था, सारी चीजें मैंने डाली हुई है। समरीज हैं इसमें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स, एवरीथिंग इज देयर। प्लीज गिव इट अ लुक एंड यू कैन बाय फ्रॉम एनी ऑफ दीज सोर्सेस और लिंक्स मैं जो है वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज इसको जरूर बाय कीजिए। थैंक्स फॉर कंसिडरिंग माय रिक्वेस्ट। तो अगर हम बात करें कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, तो ये इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं बिल्कुल इसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और बेसिकली आपका जो टोटल टाइम फ्रेम आपको मिलने वाला है वो 2 घंटे का मिलने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम्स 2 घंटे के नहीं होते, 3 घंटे के होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और पता चलता है क्वेश्चन छूट जाता है। तो याद रखिएगा ये आपका जो टोटल ड्यूरेशन है ये 2 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलने वाले हैं वो है 50, ठीक है। अब क्या है कि टोटल आपका सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, यानी कि 2 सेक्शंस में आपका कन्वर्जन है और इन 2 सेक्शंस में ये जो है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि ऑब्जेक्टिव या यूं कहिए कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। दीज विल बी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और ये जो होंगे दिस विल बी सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि आपको जो है राइटिंग करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। तो 2 सेक्शन में बटे हुए हैं और 2 सेक्शंस में आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। यू विल आल्सो गेट ऑप्शनल क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जैसे कि आपको हर सेक्शन के स्टार्टिंग में वो बता देगा कि कितने कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, किस किस सेक्शन से करने हैं। तो जितना बोले उतना ही कीजिएगा, ज्यादा नहीं कीजिएगा, वरना फिर हो सकता है कि जो सही हो वो आपका गलत हो जाए, जो गलत हो वो सही हो जाए, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला है ये सेक्शन ए। देखिए बिल्कुल मैंने इसको क्रॉप करके डाला हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आए, कोई इशू नहीं हो। तो सेक्शन ए में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़िए क्या कहता है ये कि आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। सो पहला आपका जो टॉपिक इसने उठाया है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में क्या करना है, आपको टोटल कितने हैं, टोटल इसने दिए हैं 6 क्वेश्चंस और इन 6 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 4 करने हैं। तो 4 जो आप जानते हैं वो करेंगे और इसलिए 1 नंबर का एक क्वेश्चन, तो फॉर दैट यू आर गेटिंग व्हाट 4 मार्क्स। पहला क्वेश्चन देखिए। और एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने तरीके से इसको मतलब पढ़िएगा तो मैक्सिमम लोग 90% केसेस में क्वेश्चन समझ में आ जाता है और सॉल्यूशन भी आ जाता है। क्या क्वेश्चन कहता है कि व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद समवन, यानी कम्युनिकेट आप नहीं कर पा रहे हो किसी के साथ, हु इज नॉट विलिंग टू टॉक, जो आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, ठीक है, और एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, और ना ही वो अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहता है, एंड व्यूज, इट मींस देयर इज एन, ए और एन, मतलब क्या हुआ कि अगर आपको डिफिकल्टी हो रही किसी से कम्युनिकेट करने में, जो आपसे बात नहीं करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को अपने व्यूज को नहीं बताना चाहता है, तो उस समय किस तरह का बैरियर आता है, किस तरह का प्रॉब्लम आता है। क्या वो कल्चरल बैरियर है, क्या वो इंटरपर्सनल है, क्या वो फिजिकल है, क्या वो लैंग्वेज बैरियर है? बिल्कुल नहीं। ये जो बैरियर होता है वो होता है हमारा इंटरपर्सनल बैरियर, यानी आपसी जो हमारा सब मतलब कह सकते हैं ना आपसी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी नहीं है। तो दैट्स व्हाई आपसे जो है कोई आपको क्या कर रहा है, अपना फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहा है, आपसे जो है वो कोई जो है अपने मन की बात नहीं बता पा रहा है, अपनी व्यूज को नहीं बता पा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट इंटरपर्सनल बैरियर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्तिक कंप्यूटर वाज रनिंग वेरी स्लो, बहुत कार्तिक का कंप्यूटर स्लो चल रहा था, हैंग कर रहा था, बार बार रीस्टार्ट हो रहा था, बहुत कंफ्यूज था, टेंस था, भैया काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्तिक्स फ्रेंड्स गिव हिम द फॉलोइंग सजेशंस, आइडेंटिफाई हु हैज गिवन हिम
जेन्युइन सजेशन, इसमें से कौन सा सजेशन जेन्युइन है? कहता है रीस्टार्ट योर मशीन, भैया रीस्टार्ट तो ऑलरेडी हो ही रहा है बार बार, क्या दोबारा करना? फिर कहते हैं ईशान इंस्टॉल रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स। यस, ईशान ने से बताया कि एंटीवायरस इंस्टॉल करो, रिलायबल, और साथ ही साथ अपडेट्स को इंस्टॉल करो। डोंट यूज पेन ड्राइव यूज नहीं करो, ये भी एक सही सजेशन है, लेकिन पेन ड्राइव को यूज करना मजबूरी होती है। इंस्टॉल फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फ्रॉम नेट, बिल्कुल नहीं, ये नहीं। तो ये समहाउ सही है, लेकिन ये सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम कोई एक ही चुन सकते हैं ना। इसीलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है कि इंस्टॉल करो रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को और अपडेट्स को, राइट। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विथस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप जो है बेटर हेल्दी बॉडी और बेटर माइंड कैसे पाएंगे? क्या आप करेंगे कि आपका जो है मतलब स्ट्रेसफुल, मतलब देखिए लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस, एग्जाम दे रहे और फिर एक टाइम ऐसा है कि 10th का एग्जाम खत्म, वो सोचेंगे आपका स्ट्रेस खत्म हो, फिर 12th का एग्जाम, फिर ग्रेजुएशन का एग्जाम, फिर नौकरी, स्ट्रेस खत्म नहीं होने वाला। तो इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे? हाउ यू विल मैनेज? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू गो फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस आएगी बच्चा, स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आएगी, लेकिन यू मस्ट नो हाउ टू मैनेज दैट स्ट्रेस एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है फोर्थ, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ। खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर ली आपने, अपने आप से बहुत ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन कर ली, ठीक है। कैन लीव द क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू अ डैश स्ट्रेस। मतलब क्या हुआ कि जब आप अपने आप से खूब सारा एक्सपेक्टेशंस कर लेंगे कि हाँ जो है वो मेरे को ये होगा, मेरे को वो होगा, मैं जॉब लूंगा तो कम से कम 5 लाख रुपए महीने की लूंगा, ये वो बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो उस समय जो एंजाइटी उसकी नहीं होने पे एंजाइटी और जो स्ट्रेस होगा वो आपको कौन सा इसमें से देता है? तो दैट इज दिस इज व्हाट मेंटल स्ट्रेस आपको आ जाएगा उसकी वजह से। तो ओवर एक्सपेक्टेशन कभी भी किसी चीज के लिए नहीं कीजिए। नेक्स्ट है फिफ्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कौन सा मिथ है? नीड अ लॉट ऑफ मनी, क्या बहुत ज्यादा मनी जो है वो चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। मस्ट हैव अ ग्रेट आइडिया, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है। शुड नो एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऑल ऑफ दीज, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ ये सारे मिथ है। ना ही बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। क्या धीरू भाई अंबानी ने करोड़ों रुपए लगा के शुरू किया था? नहीं किया था ना, उन्होंने कुछ ही पैसे शुरू किया था, धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ने लग गया, है ना, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है ये समझ लीजिए कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये होता है कि हम डेवलपमेंट तो करें, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो हम फ्यूचर को दांव पे लगा के नहीं करें, हमारा फ्यूचर भी सेफ होना चाहिए। तो हमारा डेवलपमेंट जो होता है, अगर हम ऐसा डेवलपमेंट करें कि प्रेजेंट तो हमारा बेहतर हो, लेकिन प्रेजेंट के साथ साथ कीपिंग इन व्यू कि हमारा फ्यूचर भी क्या हो, बेहतर हो, तो इट इज कॉल्ड व्हाट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो यूनाइटेड नेशंस का प्लान है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या किया हुआ, रिकॉग्नाइज किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है। तो इसमें से आपको मैंने 6 के 6 आंसर बता दिए। आपको एग्जाम में 6 नहीं देने हैं, आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 4 के नहीं 4 के यानी 4 आंसर आपको देने हैं। तो ये था आपको सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव टाइप। अब का क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 1 था, सेक्शन ए का ही चलेगा, ये क्वेश्चन 1 था। अब ये सेक्शन ए का ही, यानी दिस इज आल्सो व्हाट? सेक्शन ए। और इसका क्या है? नेट वी विल मूव टू व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आंसर एनी 5। तो ध्यान रखिएगा, अब इसमें 6 में से कोई 5 ही आपको आंसर करने हैं। चलिए मैं तो आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन आपको जो है सिर्फ 5 के ही आंसर्स देने हैं। देखिए विच वन इज नॉट द टैब ऑफ इंसर्ट। अब देखिए ये क्या है? ये जो है वो बेसिकली वर्ड प्रोसेसर, दिस कम्स टू व्हाट? वर्ड प्रोसेसर। और वर्ड प्रोसेसर कौन सा है आपका? वर्ड प्रोसेसर इज अ राइटर। आपको क्या करना है? ओपन ऑफिस राइटर पढ़ना है ना, ओपन ऑफिस राइटर। तो ये जो सेक्शन है वो किससे रिलेटेड है? ओपन ऑफिस राइटर से रिलेटेड सेक्शन है। तो विच वन इज नॉट द टैब ऑफ द insert/index टेबल विंडो ऑफ राइटर डॉक्यूमेंट। यानी इनमें से कौन सा जो है वो इंसर्ट या इंडेक्स टेबल का कोई एक टैब नहीं है। एंट्रीज टैब नहीं है, बैकग्राउंड टैब नहीं है, स्टाइल टैब नहीं है, या रो टैब नहीं है। तो ऑब्वियसली देखो इंसर्ट, तो इंसर्ट एंट्रीज, इंसर्ट बैकग्राउंड, इंसर्ट स्टाइल, ये सब है, लेकिन इंसर्ट रो नहीं होता है, ठीक है। इंसर्ट रो इज नॉट देयर। तो अब आपको ये याद करना पड़ेगा, ये रटने वाली बात हो गई है ना। दूसरा क्या होता है? इन द कस्टम स्टाइल्स, यानी कस्टम स्टाइल्स में ईच डैश फील्ड
ऑन द स्ट्रक्चर्ड लाइन रिप्रेजेंट्स अ ब्लैंक स्पेस इन अ डॉक्यूमेंट। यानी जब हम कस्टम लाइंस की बात कस्टम स्टाइल्स की बात करते हैं, सॉरी, जब हम किसकी बात करते हैं, कस्टम स्टाइल्स की बात करते हैं, तो ईच डैश फील्ड, तो डैश फील्ड मतलब क्या हुआ कि कौन सा कलर का फील्ड जो है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है ब्लैंक स्पेस को। तो ब्लैंक स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक कलर होता है, याद रखिएगा। थर्ड क्या कहता है, सौरभ हैज मेड एन एडवर्टाइजमेंट इन डिजिटल डॉक्यूमेंट। ठीक है भैया, डिजिटल डॉक्यूमेंट उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट बनाई है। ही इज फेसिंग डिफिकल्टी इन पोजिशनिंग द इमेजेस। तो इमेज को जब वो डाल रहा है ना, उसको इमेज को डालने में क्या हो रही है, डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, विद द टेक्स्ट, विद इन द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट है और टेक्स्ट के साथ कहीं वो डिजायर्ड पोजीशन पे चाहता है कि वो उस इमेज को डाले, ठीक है। सजेस्ट हिम हाउ ही कैन एडजस्ट द इमेज। तो इमेज को एडजस्ट करने के लिए देखिए, कभी भी इमेज को टेक्स्ट के साथ अगर आप क्या करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपके पास ऑप्शन होता है वो होता है रैप टेक्स्ट। है इसमें ऑप्शन? यस, ए इज द राइट आंसर, रैप टेक्स्ट आंसर होता है इसका। नेक्स्ट है फोर्थ, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट स्टोर डेटा इन मेल मर्ज। अब आता है क्वेश्चन कि मेल मर्ज क्या होता है, व्हाट इज मेल मर्ज? जब एक ही मेल को, यानी एक ही मैसेज को, एक ही लेटर को मल्टीपल लोगों में भेजना होता है, मल्टीपल लोगों में आपको क्या करना, भेजना होता है, तो उसके लिए हम एक मैसेज बनाते हैं और मैसेज के साथ साथ एक डेटा सोर्स भी बनाते हैं और वो मैसेज को और डेटा सोर्स को आपस में मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने क्या होता है, वो मैसेज हर डेटा सोर्स के साथ क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। यानी मान लीजिए 100 लोगों का एड्रेस बनाया और एक मैसेज बनाया और दोनों को मर्ज कर दिया, तो मेल और मर्ज दोनों होने के बाद क्या होता है, आपका जो डेटा है वो एक डेटा उठाया, उस मैसेज के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर दूसरा डेटा है उठाया, उसको उसके मैसेज के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से ये मेल मर्ज का काम होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि डैश इज ए कलेक्शन ऑफ, तो ऑब्वियस सी बात है, डेटा सोर्स हमारे पास क्या होता है, मैंने क्या बताया, डेटा सोर्स, तो मैंने पहले ही लिख दिया कि डेटा सोर्स नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज, यानी कि किसी इमेज का कॉन्ट्रास्ट अगर आपको इंक्रीज करना हो, डैश ऑप्शन इज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डॉक्यूमेंट में हम यूज करते हैं? तो देखिए, पहला है स्मूथ, दूसरा है शार्पन, तीसरा है हैगिंग और तीसरा है मोज़ैक। तो जो शार्पन होता है, नाम ही देखो, नाम से क्लियर है, शार्पन का मतलब होता है शार्प करना। तो इमेज को जब आप शार्प करते हो तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, उसका जो कंट्रास्ट लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, डैश प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। यानी कि कौन से ऐसा डिवाइस कह सकते हैं जो प्रोवाइड करता है इंटरनेट एक्सेस, यानी इंटरनेट को आप एक्सेस कर सकेंगे बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा को ट्रांसफर करना ओवर वायर्स, डिजिटल डेटा को ट्रांसफर करना ओवर वायर्स। तो उसके लिए याद रखिएगा आप जो यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, डीएसएल। डीएसएल को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 का जवाब देना है, एक आप नहीं देंगे, किसी 5 का जवाब देंगे। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी जो है वो सेक्शन ए से ही बिलोंग करता है। दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, सेक्शन ए। क्या कहता है इसमें भी कि आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपको मिलेंगे टोटल 5 मार्क्स। 5 क्वेश्चंस की जवाब देने इसमें से भी। पहला क्या कहता है, डैश इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मिनिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स दैट वी डिफाइन इन स्प्रेडशीट। अब ये जो है हमारा स्प्रेडशीट है, यानी कि पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप से पूछा, फिर ओपन ऑफिस राइटर से पूछा, और अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो स्प्रेडशीट से पूछ रहा है, यानी कि एक्सेल, एमएस एक्सेल टाइप्स में पूछ रहा है, ठीक है, स्प्रेडशीट पैकेज, यानी जिसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। तो डैश इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू मिनिमाइज द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स, यानी इनमें से कौन सा गोल शीट है, सिनेरियो है, सॉल्वर है और सब टोटल है। तो देखिए उसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा सिनेरियो। सिनेरियो में क्या होता है कि हम एक प्रेजेंट डेटा बनाते हैं और प्रेजेंट डेटा के बेस पे जो है वो हम फ्यूचर डेटा को क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में अगर हम सोचते हैं कि क्या क्या चेंजेस करेंगे या क्या हमें पाना है, उसके लिए हमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे, तो प्रेजेंट डेटा के बेस पे फ्यूचर डेटा को निकालना अगर हम चाहते हैं, गेस आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सिनेरियो ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, साहिल एंड हिज पेरेंट्स have created a list of their company employees in one of the spreadsheet in the office. Now the rest of the task they want to complete from home. यानी कुछ काम ऑफिस में किया स्प्रेडशीट में और कुछ काम जो क्या करना चाहते हैं, घर में करना चाहते हैं। Which option they should use to access the same spreadsheet from home? तो अगर उस सेम स्प्रेडशीट को वो घर से यूज करना चाहते हैं तो वो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, कंसोलिडेट वर्कशीट, लिंक वर्कशीट, मर्ज वर्कशीट और लॉक वर्कशीट। देखिए अब इन सारे सवालों में ना अगर आप नॉर्मल नहीं भी पढ़े हुए हैं
थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो लिंक वर्कशीट ही निकल के आता है सबसे सुटेबल आंसर। लिंक वर्कशीट मतलब आप एक ऐसा वर्कशीट जो कि ऑफिस में भी यूज कर सके और एक जो है वो ऐसा वर्कशीट जो घर पे भी यूज कर सके। तो यूजुअली होता है हम फाइल्स को कहाँ डालते थे, गूगल ड्राइव पे, और गूगल ड्राइव पर डाल के हमारे पास कहीं भी उस ईमेल का एक्सेस हो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन होगा क्या, लिंक वर्कशीट, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, डैश कैन हेल्प टू क्लैरिफाई द रिलेशन बिटवीन सेल्स while using multiple operations, यानी कि इनमें से क्या, डैश कैन हेल्प यानी डिटेक्टिव, सॉल्वर, नेविगेशन और हाइपरलिंक, इनमें से कौन सा जो है वो डैश कैन हेल्प टू क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है, रिलेशन बिटवीन सेल्स यानी सेल्स के बीच में रिलेशंस, while using multiple operations, जब मल्टीपल ऑपरेशंस यूज कर रहे हो तो आंसर होगा व्हाट, सॉल्वर। सॉल्वर कैन हेल्प टू क्लैरिफाई यानी सॉल्वर जो है वो हेल्प कर सकता है क्लैरिफाई करने के लिए रिलेशंस बिटवीन सेल्स के बीच में रिलेशन को। सेल रिलेशन की जब भी बात आए आप क्या यूज करेंगे, सॉल्वर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्प्रेडशीट यूजिंग विच अ यूजर कैन मैनेज मल्टीपल शीट्स, यानी स्प्रेडशीट का कौन सा पार्ट होता है यहाँ पे जिसका यूज करके मल्टीपल सीट्स को जो है वो यूजर क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो वो होता है सीट टैब। अब सीट टैब क्या होता है, अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो सीट टैब जो होता है सबसे नीचे होता है, लेफ्ट साइड में सीट 1 लिखा रहता है, सीट 2 लिखा रहता है, सीट 3 रहता है, यानी यहाँ पे और भी बहुत सारे सीट्स आप ला सकते हैं। तो सीट 1 पे क्लिक कीजिएगा तो सीट 1 एक्टिव हो जाएगा, सीट 2 पे क्लिक कीजिएगा तो सीट 2 एक्टिव हो जाएगा, वैसे ही सीट 3 पे क्लिक कीजिएगा तो सीट 3 भी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड द चेंजेस बाय डैश शीट्स, यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अगर चाहें तो पता लगा सकते हैं कि डैश शीट्स के जरिए जो है वो क्या चेंजेस हुआ है। तो बाय कंपेयरिंग सीट्स यानी कि कंपेयर करके भी हम पता लगा सकते हैं, वी कैन डू कंपैरिजन एंड कंपैरिजन करके भी हम पता लगा सकते हैं। मतलब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दो फाइलों को कंपेयर करके उनके बीच में डिफरेंसेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन, एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट लेफ्ट टैब इंडिकेट्स द डैश ऑफ द वर्कशीट इन अ वर्कबुक, ठीक है। यानी कि एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट यानी वर्कशीट के लास्ट में सबसे नीचे जो होता है वो क्या होता है, लेफ्ट टैब, यानी कि लेफ्ट टैब जो होता है यानी सबसे लेफ्ट, मान लीजिए ये मेरा वर्कशीट है तो यहाँ पे मेरा कोई लेफ्ट टैब है, ठीक है। क्या कहता है, इंडिकेट्स द डैश ऑफ द वर्कशीट, क्या इंडिकेट करता है, किस चीज को इंडिकेट करता है, ऑफ द वर्कशीट इन अ वर्कबुक, साइज को, बी टाइप को, सी नेम को और डी कलर को। तो ऑब्वियसली वहां पे जो होता है वो शीट के क्या होते हैं, वो शीट के नेम होते हैं, यानी शीट 1 है ना, शीट 2, शीट 3, ये क्या होता है, ये सारे शीट के नाम होते हैं। इवन यू कैन चेंज द नेम, आप चाहें तो नाम को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें से भी किसी 5 को क्या करना था, आपको जवाब देना था। आइए नेक्स्ट चलते हैं, फिर से यही है, अभी भी ये हमारा सेक्शन ए ही है और इस सेक्शन ए में जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें से भी हमें 5 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं 6 में से। तो हर बार आपको दिया हुआ है पूरा का आपको मतलब किस तरीके से कहां से कितने क्वेश्चन पकड़ने हैं, आपको वो पढ़ के ध्यान से उतने ही क्वेश्चन पकड़ने हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि अब ये जो सेक्शन है वो डेटाबेस का सेक्शन है, डेटाबेस का सेक्शन है। क्या कहता है, इट इनेबल्स यूजर्स टू व्यू, एंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट मतलब दिखाता है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए वो दिखा देता है। क्वेरी क्या करता है, क्वेरी जो है वो आपको आउटपुट दे देगा, आपको जो आपने क्वेरी लिखा उसके बेस पे आउटपुट दे देगा। और नेक्स्ट डेटाबेस, तो डेटाबेस जो है डेटाबेस बनाने के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इनेबल्स यूजर्स टू व्यू कर सकते हैं, डेटा की एंट्री भी कर सकते हैं। तो डेटा की एंट्री करने के लिए, डेटा को व्यू करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्म होता है और इसमें डेटा को हम चेंज भी कर सकते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल ऑफ डेटाबेस, यानी कितने तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। तो देखिए डेटाबेस में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है 1 to 1, 1 to many और many to many और many to many, ये होते हैं रिलेशनशिप्स। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3। तो हाउ मेनी आर देयर, 3 relationships are there in the relational database. Next third question क्या कहता है, a relational database uses dash command which is a standard user application that provides an easy programming interface for database interaction। यानी कि relational database uses which commands, कौन से commands को वो use करता है, ठीक है। relational database कौन से commands को use करता है, जो एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके यानी प्रोग्रामिंग इंटरफेस को यूज करते हुए
डेटाबेस को से इंटरेक्ट कर सकता है, तो वो होता है एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। याद कर लीजिएगा, ये भी एक बहुत हॉट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि सूरज वांट्स टू क्रिएट अ डेटाबेस, यानी सूरज एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता है अपने क्लाइंट्स के लिए। इसके लिए सी नीड्स टू, सूरज सी कब से हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। इसके लिए जो है सी नीड्स टू स्टोर ईमेल आईडीज ऑफ हिज क्लाइंट्स। व्हाट डेटा टाइप्स शुड ही यूज टू, अब यहाँ ही आ गया, कभी सी आ गया, कभी ही आ गया यूज टू अकॉम्प्लिश दिस पर्पस। इस पर्पस को अकॉम्प्लिश करने के लिए जो है वो सूरज जो है वो क्या करेगा, कौन सा डेटा टाइप लेगा। तो देखिए ईमेल आईडी जो है ना, डेटाबेस फॉर एम्प्लॉइज, फॉर दिस पर्पस सी नीड्स टू स्टोर ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी किसी का 10 कैरेक्टर्स का हो सकता है, किसी 20 का, किसी का 30 का। तो जब कैरेक्टर्स की संख्या जानकारी में नहीं हो तो उस समय हम वैर यूज करते हैं, जबकि जब कैरेक्टर्स की संख्या जानकारी में हो कि हाँ टोटल 10 कैरेक्टर्स, जैसे मोबाइल नंबर इंडियन मोबाइल नंबर ऑलवेज 10 कैरेक्टर्स का है, तो हम जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, देन वी विल बी यूजिंग कैर। तो जब साइज फिक्स होता है हम कैर यूज करते हैं, जब साइज फिक्स नहीं होता है हम वैर कैर यूज करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, गीत हैज रिटन अ एसक्यूएल क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू बट ही डजंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट क्वेरी यूजिंग द कीबोर्ड। हेल्प हिम द शॉर्टकट की टू कंप्लीट दिस टास्क। देखो जब आपने एसक्यूएल क्वेरी लिखा है और एसक्यूएल व्यू में लिखा है तो उसको रन करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो F5 को यूज करते हैं। सो F5 इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। नेक्स्ट इज अ टेबल कैन हैव ओनली डैश प्राइमरी की इन वन टेबल। देयर मे बी ओनली एंड ओनली वन प्राइमरी की इन वन टेबल। कभी भी किसी भी टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकते हैं, कौन से, प्राइमरी की सिर्फ एक ही हो सकता है। तो ये था सेक्शन ए का फोर्थ क्वेश्चन। फिर से ये अभी भी सेक्शन ए ही है और सेक्शन ए में जो है वो आपको क्या है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, डैश की इज एन एक्सेसिबल फीचर दैट असिस्ट पीपल हैविंग डिफिकल्टी इन यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स की बात की जा रही है, तो गाइड है। अब देखो कौन सा इसमें, डिफिकल्टी इन यूजिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड से जो एसोसिएटेड होता है, ऑलवेज याद रखना, वो होता है हमेशा हमारा सीरियल फीचर, ठीक है। यानी कि एक्सेसिबिलिटी फीचर में सीरियल जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट, जब आपको कीबोर्ड को यूज करने में क्या होता है, परेशानी होता है, और साथ ही साथ माउस को भी यूज करने में क्या होता है, परेशानी होता है। सेकंड क्या है कि अनायशा इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। चलिए ठीक है भाई, शी वांट्स टू क्रिएट हर वेबसाइट वेयर शी कैन अपडेट द पिक्चर्स एंड डिस्कस विद about different events, reviews, announcements, news. Suggest her a suitable option to complete the task. यानी कि उसे एक क्या करना है, बेसिकली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, शी वांट्स टू क्रिएट अ वेबसाइट, वो वेबसाइट बनाना चाहती है जिसमें वो बातें कर सके, अपलोड कर सके पिक्चर को, इवेंट्स को, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ब्लॉगिंग कीजिए, सबसे अच्छा क्या है, ब्लॉग कीजिए, है ना। एक ब्लॉग क्रिएट कर लीजिए, उस ब्लॉग में आप जो भी चाहें आप इमेजेस डाल सकते हैं, कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ब्लॉग से भी वो लोग बहुत पैसे कमाते हैं। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा जो वेब ब्राउजर नहीं है। क्वेश्चन ये होता है कि वेब ब्राउजर क्या होते हैं, व्हाट आर वेब ब्राउजर्स। तो वेब ब्राउजर्स वो होते हैं जो हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हम इंटरनेट को यूज कर पाए और इंटरनेट को यूज करते हुए कोई वेबसाइट को ओपन कर पाए। बिना इसके हम कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते हैं। जैसे मोजिला फायरफॉक्स हुआ, आपको उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ जो आजकल खत्म ही हो गया है, ठीक है, गूगल क्रोम हुआ, सफारी हुआ। तो देखिए इंटरनेट सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है। गूगल तो क्या एक सर्च इंजन है। व्हाट इज गूगल, गूगल एक जो है वो सर्च इंजन है, यानी यहाँ पे हम जो है सर्चिंग का काम परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक जो है वेब ब्राउजर नहीं है, राइट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में डिजिट होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है, स्पेशल सिंबल्स होना चाहिए, ये तीनों होने चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो ये सारे डिजिट्स है, नहीं, ये सारे कैरेक्टर्स है, नहीं, ये डिजिट और कैरेक्टर्स ओनली है। यहाँ देखो ये डिजिट है, ये कैरेक्टर है, ये स्पेशल सिंबल्स है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या करता है, भारत हैज सेट अप हिज कंपनी विद 20 कंप्यूटर्स इन अ बिल्डिंग. He wants to connect all the computers together. Which type of network will be the best suitable for this purpose? 20 कंप्यूटर्स को वो आपस में एक ही बिल्डिंग के अंदर कनेक्ट करना चाहता है, तो उसके लिए जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, LAN होता है। एंड LAN stands for what? Local area network. LAN stands for what? Local area network. ठीक है। नाउ
आईपी स्टैंड्स फॉर इंट्रानेट, नहीं इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, और यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 3 4 और 5, ये 5 थे। इसमें से फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें से सिर्फ 4 के जवाब देने थे, बाकी इन सब में से 5 के जवाब देने थे ना, 5-5 के। तो आप देखो तो 5 4 जा 20 and 4 24, यानी कि आपको जो सेक्शन ए है जो एमसीक्यू टाइप का है वो अकेले लगभग 50% का वेटेज रखता है। तो एमसीक्यूज बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं सब सेक्शन बी में जो सब्जेक्टिव टाइप के हैं, और इसमें भी दिया रहेगा, याद रखिएगा कि जैसे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इस 5 में से सिर्फ आपको 3 के ही जवाब देने हैं। तो देखिए 3 के जवाब देने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि आपको कितने मिलने वाले हैं, 6 मार्क्स का मैक्सिमम जो है इसमें आपको मिलने वाला है। तो आप 3 से ज्यादा जवाब मत दे दीजिएगा, ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, कहता है। तो और ये भी देखिए कहता है कि 20 से 30 वर्ड में देना है। इट इज नॉट हिस्ट्री, याद रखिएगा, ये नहीं हिस्ट्री की तरह से खूब लिखेंगे सोचेंगे नंबर मिलेगा, नहीं, ये कंप्यूटर साइंस का पेपर है, और कंप्यूटर साइंस के पेपर में अगर टू द पॉइंट आप लिखेंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। तो इसके लिए मत सोचिएगा कि बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, 20 से 30 वर्ड है ना, इससे ज्यादा बड़ा कीजिएगा वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, क्या सीखते हैं आप उससे। तो भैया हम अपनी भावनाओं को जो है वो किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसका जवाब जो है वो यही होगा कि द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, यानी कि कम्युनिकेशन के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं। इट इनेबल्स अस टू एक्सचेंज आवर थॉट्स एंड इमोशंस, यानी इसकी मदद से हम अपने थॉट्स और इमोशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। इट इनेबल्स अस सेंड, रिसीव एंड मैनिपुलेट वेरियस काइंड ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको हम भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं उस रिसोर्सेज को अपने सुविधा के अनुसार। इट लीड्स टू इफेक्टिव एक्सप्रेशन, हम इफेक्टिवली अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जैसे मैं भी आपको समझा पा रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा कम्युनिकेशन का मीडियम हमारे पास है आज के टाइम में, इंटरनेट, जिसकी वजह से मैं आपको समझा पा रहा हूँ। हमारा लैंग्वेज भी एक कम्युनिकेशन मीडियम है, जो मेरा लैंग्वेज हिंदी में है वो आप हिंदी में अगर आप समझेंगे तभी समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन द ग्रोइंग एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट इज नेसेसरी टू गेट वेल वर्स्ड इन आईटी। आजकल के टाइम में जो है वो अगर आप आईटी, मतलब आज के टाइम में तो कोई ऐसा नहीं होना है, लगभग मान सकते हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जो कि कंप्यूटर साइंस से अलग हो। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो आगे चल के बीटेक सीएस करने वाले हैं, और बीटेक सीएस जो कि आप लोग करेंगे तो ये जर्नी, यानी सीएस, आप तो सीएस में बहुत सारे ब्रांच हो गए हैं, एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल हो गया, मशीन लर्निंग, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो अगर आप अभी 10th में हैं लेकिन अगर आप बीटेक करने का सोच रहे हैं, यानी या बीसीए करने का सोच रहे हैं या बीएससी आईटी करने का सोच रहे हैं, तो हमारा और आपका साथ काफी लंबा है। बिकॉज हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पता है बीसीए लेवल की भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बीटेक लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बीएससी आईटी लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लाइक C++, जावा, पाइथन, डाटा स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग, हमारा तो बहुत बड़ा, लगभग मान के चलिए कम से कम अभी से लेके 10+2 में, अगर आप देखिए 10th में हैं आप, अब 10+2 में जाएंगे, वहाँ पे एक पेपर होता है कंप्यूटर साइंस, वो अगर लेंगे तो कंप्यूटर साइंस भी हमारे पास है। तो बहुत ये, इसमें तो हम अभी पूरे यूट्यूब में नंबर 1 पे हैं। तो आगे चल के जो है वो क्या होता है पता नहीं, बट स्टिल वी आर इन कंप्यूटर साइंस क्लास 12 बहुत टॉप पे चल रहे हैं, सबसे टॉप पे, सर्चिंग में हमारा सबसे ऊपर आता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डू वी से दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड नहीं होगा तो एंटरप्रेन्योर कर ही नहीं पाएगा, वो बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। सारी चीजों को सोच के समझ के उस पर उसको एक्शन लेना होता है, सारी चीजों, सारे सजेशंस को उसको ग्रैस्प करना होता है। बिल्कुल ओपन माइंडेड होना चाहिए कि हाँ क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सजेशन कैसे लेना चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए, ये सारा होना चाहिए। तो इसको शब्दों में आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर शुड बी ओपन माइंडेड बिकॉज ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी वेलकमिंग न्यू आइडियाज, यानी वेलकम होगा, वेलकमिंग नहीं होगा, वेलकम न्यू आइडियाज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज। यानी कि क्या होता है इसमें, ओपन माइंडेड जो पर्सन्स होते हैं वो नए आइडियाज को वेलकम करते हैं, और किसी भी बिजनेस के लिए नए आइडियाज को वेलकम करना बहुत जरूरी होता है। वो तभी कर पाएंगे आप जब आप ओपन माइंडेड होंगे। दूसरा, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटीज एरिया एबल टू मेक स्ट्रेटेजीज। इन ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी आर एबल टू मेक स्ट्रेटेजीज, यानी वो एबल होते हैं नए स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए एज पर द फीडबैक और ओपिनियन, यानी फीडबैक के बेस पे या ओपिनियन के बेस पे, ठीक है।
थर्ड, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटीज ग्रास्प द इनपुट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, बहुत अलग अलग जगहों से इनपुट को लेते हैं और एनालाइज करके अपने बिजनेस के बेटरमेंट के लिए क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप खुद से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। मतलब बिजनेस अगर ओपन माइंडेड क्यों होना चाहिए किसी एंटरप्रेन्योर को, बिजनेस करना तो ओपन माइंडेड क्यों होना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। वैसे ही कम्युनिकेशन का इफेक्टिव क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिकेशन का, ताकि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं फिर भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ के जा रही है, ऐसा नहीं बिना पढ़े हुए चले जाइए, है ना। नेक्स्ट, हाउ इज सेल्फ रेगुलेशन कनेक्टेड टू एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट करते हैं, है ना, ये आप जब कर लेते हैं तो आप वर्क कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। देखिए अभी के टाइम में ही अगर मैं एग्जांपल दूं तो अभी के टाइम में ही आपने जो है वो टाइम टेबल बनाया होगा ना अपना, 10th में कैसे अच्छे मार्क्स को सिक्योर करें, कैसे आपने पढ़ाई करी होगी, है ना, 10th में, इसके लिए आपने पूरा टाइम टेबल बनाया होगा। तो आपने सेल्फ रेगुलेट किया, आपने खुद को डिसिप्लिन किया। क्या किया आपने, खुद को डिसिप्लिन किया। और जब डिसिप्लिन किया तो आप इंडिपेंडेंटली पढ़ पाए। ये नहीं कि आपके पापा बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी मम्मी बैठ के पढ़ा रही है, आपके दादू दादी आपके पीछे पढ़े पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो जब उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा खुद टाइम टेबल मेंटेन कर रहा है, खुद डिसिप्लिन है, तो उन्होंने छोड़ दिया और आप तभी वर्क इंडिपेंडेंटली कर पाए। इन दोनों चीजें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो वही इसका आंसर है कि सेल्फ रेगुलेशन इज कनेक्टेड टू द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली बिकॉज, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन इज द की टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। अगर आपने खुद को सेल्फ रेगुलेट कर लिया है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। सेल्फ रेगुलेशन फर्दर लीड्स टू सेल्फ कंट्रोल, यानी आपको पता है कि मुझे इतने बजे पढ़ने बैठना है तो पढ़ने बैठना है, खेलने जाना है तो खेलने जाना है। अगर आपका टाइम टेबल फिक्स हो चुका है तो आप खुद को कंट्रोल करते हैं, डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। सेल्फ रेगुलेशन इनकॉर्पोरेट्स सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, विच फर्दर मेक्स द इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो मतलब डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, सेल्फ रेगुलेट कर लीजिएगा खुद को, डिसिप्लिन हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए मैं अपने आप पे एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 7th 8th में था तब से मेरे को जो है वो फिटनेस के लिए थोड़ा सा प्यार हो गया। उस समय सलमान खान जी थे, सलमान खान जी की बॉडी देख के मुझे बहुत प्यार आ गया कि मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है। और 7th 8th 9th से जो है मैंने जो है वो क्या किया, एक्सरसाइज शुरू कर दिया। एक बार जब आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो आपको अपनी बॉडी से प्यार हो जाता है। ठीक है, आप फिर क्या खाते हैं, आप हेल्दी फूड्स खाना शुरू कर देते हैं। तो हेल्दी फूड जब आपने खाना शुरू कर दिया, तो हेल्दी फूड खाना शुरू कर दिया, तो जब मेरे दोस्तों ने मुझे सिगरेट पिलाने की कोशिश की, जब उन्होंने गुटखा खिलाने की कोशिश की, जब उन्होंने नशे की कोई भी चीज खिलाने की कोशिश की, तो मुझे क्या लगता था, यार मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे को अच्छी बॉडी चाहिए, नहीं मैं जो है वो ये नहीं खा सकता, मुझे हमेशा क्या करना है, हेल्दी फूड। तो ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है, चीजें क्या है आपस में कनेक्टेड हो जाती है। सो सेल्फ रेगुलेशन से सेल्फ डिसिप्लिन आता है और तभी आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं, टोटल जो है वो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन 3 के जवाब देने हैं। मैं तो आपको सब बताऊंगा, है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ वी कैन प्रिवेंट कंप्यूटर अगेंस्ट अटैक बाय वायरस। तो भैया वायरस अगर आपको अटैक कर रहा है तो सबसे अच्छा काम क्या है, एंटीवायरस को यूज कीजिए, फालतू की वेबसाइट्स को मत सर्च कीजिए, कोई भी चीज को डाउनलोड नहीं कर दीजिए, बाहर से कोई भी पेन ड्राइव को यूज करते हैं तो उसको यूज करने से पहले ध्यान रखिए, ये नहीं कि कोई भी चीजों को आप अपने सिस्टम में लगा लें। तो ये सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिवेंटिंग कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीपिंग इन व्यू द फैक्ट दैट द वायरस कैन रीयून डेटा, पूरे के पूरे डेटा को खराब कर सकता है आपके। यानी कि प्रिवेंटिंग कंप्यूटर को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है वायरसेस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा डेटा पर करप्ट कर सकता है, ठीक है, फ्रॉम द कंप्यूटर एंड इवन क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम्स, इवन आपके मतलब हार्ड डिस्क को भी करप्ट कर सकता है। वी कैन प्रिवेंट कंप्यूटर अगेंस्ट अटैक बाय वायरस बाय, कैसे बचा सकते हैं, इंस्टॉलिंग बेस्ट इन क्लास अपडेटेड एंटीवायरस जो है वो अपडेटेड यूज कीजिए। बाय इम्प्लांटिंग फायरवॉल, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल जो होता है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होने देता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होने देता है। यानी कोई अगर आपके सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस करना चाहेगा तो उसको नहीं होने देगा। प्लस इसमें आप वेबसाइट की लिस्ट डाल दीजिए, जो वेबसाइट की लिस्ट आप डाल देंगे उसको वो ओपन ही नहीं होने देगा। ठीक है, फायरवॉल आग की दीवार, फायरवॉल आग की दीवार। अच्छा, एक और क्वेश्चन फायरवॉल से आता है, फायरवॉल से एक और क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो एज अ सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होता है, मतलब ऐसा क्या है जो सॉफ्टवेयर के रूप में भी अवेलेबल होता है और हार्डवेयर के रूप में भी अवेलेबल होता है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में जो है फायरवॉल एक ऐसी चीज है जो सॉफ्टवेयर के रूप में भी होती है अवेलेबल और हार्डवेयर के रूप में भी अवेलेबल होती है, ये याद रखिएगा। नाउ थर्ड है अवॉइड यूजिंग एक्सटर्नल ड्राइव।
यानी कि फ्रॉम आउटसाइड, यानी पेन ड्राइव वगैरह मत यूज कीजिए, यूज करते भी तो स्कैन करके यूज कीजिए। नेक्स्ट है नॉट विजिटिंग अनसिक्योर्ड साइट्स, कोई भी ऐसी फालतू की वेबसाइट मत विजिट कीजिए जो आपको सिक्योर नहीं लगती हो। ठीक है, नॉट ओपनिंग ईमेल फॉर एनोनिमस सेंडर, यानी कि आपको एक ईमेल आया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसने भेजा है, कभी मत ओपन कीजिए। दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ग्रीन इकोनॉमी प्रोमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी मैंने बताया था कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट थोड़ी देर पहले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि प्रेजेंट को बेहतर बनाना, प्रेजेंट को बेहतर बनाना, कीपिंग इन व्यू कि उससे जो हमारा फ्यूचर भी इंपैक्ट नहीं हो, यानी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट को बेहतर बनाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कौन काम कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस काम कर रही है। अब इस सवाल का जवाब क्या है, तो पहले सवाल तो देख लें कि सवाल क्या है। तो ग्रीन इकोनॉमी प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन इकोनॉमी नाम से ही ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि आपको ग्रीन से क्या समझ में आता है कि ऐसे फ्यूल्स जो ज्यादा पोल्यूशन नहीं करते हैं, हम ऐसे रिसोर्सेज को यूज करें जो प्रकृति से क्या है, ज्यादा परेशान ना करें प्रकृति को। तो उसका जवाब ये है कि ग्रीन इकोनॉमी हैज प्राइमरी एम टू रिड्यूस एनवायरमेंटल रिस्क, यानी कि हमारा जो प्रकृति है उसके रिस्क को बचाना, यानी उसको परेशानी होती है उसको बचाना। एंड एम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट, यानी हम अपने इन्वायरमेंट को भी बचा के रखेंगे, डेवलपमेंट तो करेंगे लेकिन अपने इन्वायरमेंट को भी बचा के रखेंगे। ग्रीन इकोनॉमी हैज इट्स प्राइमरी फोकस ऑन एनवायरमेंट एंड दस इट प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ग्रीन इकोनॉमी इन्वायरमेंट पर ज्यादा फोकस करती है और इसलिए ये प्रमोट करती है किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज हाउ वी मस्ट लिव टुडे, ध्यान दीजिएगा ये बहुत अच्छी लाइन है। Sustainable development is how we must live today in order to get a better tomorrow, यानी हम आज भी जिए और इस तरीके से जिए कि आने वाला जीवन भी क्या हो, बेहतर हो। तो ये है सेक्शन बी का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चंस थे, इनमें से आपको जवाब किसका देना था, किन्हीं 3 का देना था। अब जो अभी भी ये सेक्शन बी है सब्जेक्टिव है और ये क्या कहता है कि आंसर एनी 4, यानी किसी 4 के जवाब आपको देने हैं आउट ऑफ 6 में से। इसके भी आपको जवाब जो देने हैं वो 20 से 30 वर्ड्स में ही देने हैं और जो 4 हैं वो हर 2-2 मार्क्स के इस बार भी और 8 नंबर के ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंकरिंग इन वर्ड प्रोसेसर, ये वर्ड प्रोसेसर में जो है वो एंकरिंग क्या होता है। तो देखिए एंकरिंग जो होता है वो क्या होता है, तो एंकरिंग इन वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसर यहाँ होना चाहिए था एक्चुअली, वर्ड प्रोसेसर involves the function of attaching an object such as an image, table or text box to a specific location within a document। एंकरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी इमेज को, किसी टेबल को या किसी टेक्स्ट बॉक्स को कहीं खास जगह पे प्लेस करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड एंकरिंग। दिस अटैचमेंट इंश्योर्स दैट द ऑब्जेक्ट स्टेज फिक्स्ड, यानी कि अगर मान लीजिए मेरा डॉक्यूमेंट था और मैंने अपनी इमेज को यहाँ पे एक एंकर कर दिया, तो अब मैं कुछ भी टेक्स्ट करूँ ना तो ये इमेज का जो पोजीशन है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये इमेज वहीं पे होना चाहिए, चाहे मैं कुछ भी टाइप कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। तो वही चीज लिखा हुआ है कि दिस अटैचमेंट इंश्योर्स दैट द ऑब्जेक्ट स्टेज फिक्स्ड इन अ डेजिग्नेटेड पॉजिटिव रिलेशन रिलेटेड टू द सराउंडिंग टेक्स्ट, यानी कि जहां पे है वो बिल्कुल वैसे ही रहे, ठीक है, उसको चेंज नहीं किया जा सके, ठीक है, रिगार्डलेस एनी एडिट, चाहे हम कुछ भी एडिटिंग करें चाहे कुछ भी फॉर्मेटिंग करें, ठीक है, इतना ही लिख देना चाहिए था, इतना बहुत है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि 20 से 30 शब्द का ही है, ये आगे जो है वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस समझा देता हूँ लेकिन लिखिएगा मत, इफ यू इंसर्ट एन इमेज एंड एंकर इट टू अ पैराग्राफ, the image will remain associated with that paragraph even if you add or delete text, यानी अगर आपने यहाँ पे कर दिया तो एंटर करेंगे तो अपने आप नीचे खसक जाएगा, एंटर करेंगे तो अपने आप मतलब अपने जगह को खुद से ढूंढता चला जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंकरिंग कहते हैं, मतलब अपने पोजीशन को वो मेंटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग इन स्प्रेडशीट, तो डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, यानी डेटा को जब हमें सजाना हो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और या किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर मुझे हमें डेटा को डिस्प्ले कराना हो, सजा के देखना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, शॉर्टिंग टेक्निक का यूज करते हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि शॉर्टिंग इन स्प्रेडशीट रेफर्स टू अरेंजिंग द डेटा
ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्टेड फील्ड। यानी कि सिलेक्टेड फील्ड के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करके जो भी फील्ड की बेस पे आप चाहो शॉर्ट कर सकते हो। तो डेटा या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। वी कैन अरेंज द डेटा फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। हम डेटा को क्यों अरेंज करते हैं, क्या रीजन है, हम डेटा को ढंग से देखना चाहते हैं। हम देखना चले हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा किस महीने में सेल थी, फिर सबसे कम किस महीने में सेल थी। तो हमको जब एक बार डेटा दिखेगा तो हम ये सोच सकते हैं ना कि भैया इस महीने में ऐसा क्या था कि सबसे ज्यादा सेल थी, इस महीने में ऐसा क्या था कि सबसे कम सेल थी, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन अरेंज द डेटा बेस्ड ऑन सेल्स रिपोर्ट। अच्छा मैंने समझा ही दिया। बेस्ड ऑन मंथली सेल्स एनालाइज देम इन इफेक्टिव मैनर, समझा दिया मैंने। नेक्स्ट क्या कहता है, स्टेट एनी फोर एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब होता है गुड बिहेवियर। एटिकेट्स का मतलब क्या होता है, गुड बिहेवियर। आप ये मान के चलिए, ठीक है। फॉलोड वाइल चैटिंग, तो सबसे बढ़िया भैया किसी को गाली मत दे दीजिए चैटिंग में, किसी से गाली मतलब आप समझ ना, डू नॉट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलौज कर मत कीजिए। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि जबरदस्ती किसी से बात मत कीजिए, है ना, किसी पास टाइम नहीं है बस बात करना, थोड़ा सा और बात कर लो, थोड़ा सा और बात कर लो, ऐसा नहीं कीजिए। और प्लस जो है वो बात जब भी आप किसी नए आदमी से करते हैं तो अपने आप को जो है वो इंट्रोड्यूस कीजिए पहले कि हाँ भैया मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है। जैसे आप देखते हो यहाँ पास जो कॉल आता है कितने एटिकेट से बात करते हो, भले आप उसमें गालियाँ सुनाते हैं कि हेलो सर मेरा नाम ये है और मैं जो है बजाज फाइनेंस से, HDFC होम से, है ना, दिस बैंक से, दैट बैंक से बोल रही हूँ, और आप बोल रहे हैं तो आप लोग शुरू हो जाते हैं वो अपना एटिकेट फॉलो करते हैं क्योंकि उनको एटिकेट सिखाया गया, उनकी मजबूरी है एटिकेट को फॉलो करना। तो द फोर, चार पूछ रहा है ना, देखिए स्टेट एनी फोर एटिकेट्स। तो चार एटिकेट्स क्या है, कीप द मैसेज शॉर्ट एंड क्लियर, यानी कि जो आपका मैसेज है वो शॉर्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। डू नॉट वेस्ट अदर टाइम, दूसरे का समय बर्बाद नहीं कीजिए। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इफ द चैट इज विद सम न्यू पर्सन, अपने आप को हमेशा इंट्रोड्यूस कीजिए अगर कोई आप नए पर्सन के साथ चैटिंग कर रहे हैं। डू नॉट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, ये आपको पसंदीदा जगह होगा ना अभी आप इस स्टेज में है लाइफ के कि अभी आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अभी तक आप 10th में तो चलिए इरिस्पॉन्सिबल एक लेवल तक हो जाते हैं। जैसे ही आप 12th में आएंगे, मतलब 11th-12th में आएंगे ना, आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी, प्लस होने लगेगी। जैसे ही आप ग्रेजुएशन में आएंगे, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा प्लस होने लगेगी, क्योंकि आपको पता है इसके बाद आपको लाइफ में खुद से कमाना है, खुद से खाना है। तो ये जो टाइम है ना, ये थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल टाइम होता है, सबके लिए होता है। अब आप मूव करने वाले हैं इधर, तो आप अपने आप सीरियस हो जाएंगे। अब आपको या तो डॉक्टर बनना होगा या तो इंजीनियर बनना होगा, और इस चक्कर में IIT की, नीट की तैयारी करने में अब आप पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाउ इज गोल सीक डिफरेंट फ्रॉम सॉल्वर, यानी गोल सीक और सॉल्वर में क्या डिफरेंस है। तो ये देखिए स्प्रेडशीट का क्वेश्चन है ना, तो गोल सीक में और सॉल्वर में क्या होता है कि दोनों के दोनों टूल्स होते हैं, एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं जब हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग करना होता है, यानी एनालिसिस करना होता है, डेटा को एनालाइज करना होता है। डेटा को क्या करना होता है, जब हमें एनालाइज करना होता है डेटा को, तो उस समय गोल सीक और सॉल्वर ये दोनों बहुत ही यूजफुल होते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि गोल सीक जो होता है ओनली अलाउज यू टू चेंज वन वेरिएबल, यानी गोल सीक जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल को चेंज करने पे दूसरे पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताता है। एक वेरिएबल पे चेंजेस करेंगे तो दूसरे में क्या फर्क पड़ेगा, जबकि सॉल्वर जो होता है वो चेंज मेनी वेरिएबल्स एट अ टाइम, मतलब मैं चाहता हूं ये भी चेंज हो जाए, ये भी चेंज हो जाए, ये भी चेंज हो जाए, तो फिर मेरे को फाइनल क्या आंसर मिलेगा। दैट इज सॉल्वर। तो गोल सीक जो होता है वो वन वेरिएबल को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है, जबकि जो हमारा सॉल्वर होता है वो मल्टीपल वेरिएबल्स यानी मल्टीपल फैक्टर्स को चेंज करके जो है वो क्या आउटपुट आ सकता है ये बताने की कैपेसिटी रखता है। सॉल्वर अलाउज यू टू फाइंड मैक्स मीन सॉल्यूशन, यानी सॉल्वर आपको क्या प्रोवाइड करता है, सिर्फ मैक्स और मीन, जबकि गोल सीक जो होता है फोकसेस ऑन चूज अ स्पेसिफिक आउटकम, यानी कि कोई खास चीज भी आप चुन सकते हो, सिर्फ मैक्स और मीन नहीं चुन सकते हो। ठीक है, सॉल्वर में सिर्फ मैक्स और मीन है, जबकि आपको जो है वो गोल सीक में वो मैक्स और मीन नहीं, बल्कि और भी, नॉट नेसेसरली द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जरूरी नहीं कि आप हमेशा मैक्स में नहीं चुनो, कुछ और भी आप डेटा जो है वो क्या करना चाहते हो, डेटा पे कुछ भी ऑपरेशंस करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो ये दो डिफरेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। डिफरेंस नंबर 1 ये था और डिफरेंस नंबर 2 ये था। आगे बढ़ते हैं, अभी में सेक्शन भी चल रहा है मुझे तो सारे सवालों के जवाब देने हैं, आपको 4 के देने थे। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राइमरी की जो होता है वो होता है
जो किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अब टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हुआ? तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब ये होता है कि आप जब प्राइमरी की का यूज करके किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करोगे तो सिर्फ आपको एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, वन रिकॉर्ड। उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी की। जैसे किसी एक का जो आपका, जैसे आपका मान लीजिए 10th का जो रोल नंबर है, वो आपका जो रोल नंबर है वो यूनिक है, वो रोल नंबर किसी दूसरे को मिल ही नहीं सकता, यानी कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। यानी जब वो रोल नंबर से ढूंढा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका डिटेल निकलेगा। वैसे ही जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं एम्प्लॉय आईडी की बात करूं तो किसी दो एम्प्लॉय को एक आईडी नहीं मिल सकती है, वो क्या काम करेगा? देन यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो ये होता है प्राइमरी की। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके पास एक टेबल है, दो टेबल है फॉरेन की के लिए, और एक टेबल में मान लीजिए कि जो फील्ड्स है वो एम्प्लॉय का कोड है, एम्प्लॉय का नेम है, और एम्प्लॉय का क्या है, मान लीजिए डिपार्टमेंट आईडी है। और इसमें प्राइमरी की के रूप में ये है, दिस इज पीके, प्राइमरी की। दूसरा टेबल जो है, मान लीजिए यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे है, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम है, और यहाँ एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये प्राइमरी की है। तो अब ध्यान से देखिएगा, फॉरेन की क्या कहता है कि जब किसी एक टेबल में कोई एक फील्ड जो हो नॉन प्राइमरी की हो, ये नॉन प्राइमरी की है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन प्राइमरी की। नॉन प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? जो प्राइमरी की नहीं होते हैं। तो जब हमारे इस टेबल में ये प्राइमरी की है तो ऑब्वियसली ये भी एक नॉन प्राइमरी की और ये भी एक नॉन प्राइमरी की है ना। तो जब किसी एक फील्ड में, सॉरी, जब किसी एक टेबल में एक फील्ड नॉन प्राइमरी की हो और वही फील्ड किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की हो, है ना, इस फील्ड, तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, और उस रिलेशन स्टैब्लिश करने में इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे? फॉरेन की कहेंगे। तो दोनों तो बिल्कुल ही अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है नहीं? तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ये प्राइमरी की इज वन दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड, द फील्ड विच इज मेड प्राइमरी की कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। यानी जिसको आप, जिस भी फील्ड को, जिस भी कॉलम को आप जो बनाएंगे प्राइमरी की, ना ही उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यानी खाली नहीं छोड़ सकते हैं, उसमें हमेशा आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। एज वेल एज इट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू, साथ ही साथ इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं डाल सकते हैं, ये कहता है हमारा प्राइमरी की। देयर मे बी ओनली वन प्राइमरी की इन वन टेबल, किसी भी टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है। दूसरा, when one field in one table is playing the role of primary की, यही जो चीज मैंने आपको समझाया कि जब किसी एक टेबल में कोई एक फील्ड जो है वो नॉन प्राइमरी की का रोल प्ले कर रहा है और दूसरे टेबल में वही फील्ड जो है वो प्राइमरी की का रोल प्ले कर रहा है, तो ये जो नॉन प्राइमरी की वाला था, अगर इन दोनों में हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर दे तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉरेन की। तो इन दोनों का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ही इन दोनों का क्या है? डिफरेंस भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं अगर आपको नहीं भी दूं तो भी आप लिख लोगे, एग्जाम में आराम से लिख के आ जाओगे, इसलिए टेंशन कभी नहीं लेना। ये पेपर बहुत अच्छा पेपर होता है, थोड़ी सी तैयारी करके आपको अच्छा दे सकता है ये जवाब। तो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहते हैं? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या इंपॉर्टेंस है, गिव एनी 4 पॉइंट्स। तो भैया हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा तो क्या होगा? हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम सही रहेगा, हमारी बॉडी और माइंड जो है बिल्कुल प्योर रहेगी, क्लीन रहेगी, और माइंड, दिमाग जो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेगा। बहुत बड़ी बात है ना, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब खाना पीना है सही है, एक्सरसाइज सही है, तो हेल्दी है तो हेल्दी है। अगर आपका एटीट्यूड हेल्दी है, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी इम्यून सिस्टम सही रहेगी, खाना पीना सही रहेगा, तो आपकी बॉडी और माइंड जो प्योर और क्लीन रहेंगे और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आप ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना? अच्छा, ये सेक्शन खत्म हो गया। देखिए, आउट ऑफ 6 आपको देने थे 4, है ना? ये सेक्शन खत्म हो गया। अब जो नया सेक्शन शुरू होता है, ये कहता है कि 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको देने 3 के जवाब। आप लकी हो मुझे तो पूरे पूरे 5 के जवाब देने पड़ेंगे, है ना? और इस बार जो है 3 क्वेश्चन है ना, आंसर नहीं 3, और हर क्वेश्चन के जो है वो 4 मार्क्स है, याद रखना 4 मार्क्स है। और इसीलिए यहाँ पे वर्ड की संख्या बढ़ गई है। आपको हर सवाल का जवाब देखो 50 से 80 शब्दों में देना है। ऑलवेज यूज यूजर्स ओन वर्ड, अपने शब्दों में जवाब दें, अपने शब्दों में जब आप जवाब देंगे ना कि रटे हुए शब्दों में, ऑब्वियसली मार्क्स आपको ज्यादा मिलेगा। सो ट्राई टू आंसर इन योर ओन लैंग्वेज। लिखा भी रहता है कि विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अपने शब्दों में जवाब दें। ठीक है, नाउ 17th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेबल ऑफ कंटेंट? वही सारा टॉपिक होता है, टॉपिक के सामने जो पेज नंबर्स होते हैं उसी को टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। ठीक है, और लिस्ट द, हर एक बुक में ये होता है,
लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेबल ऑफ कंटेंट इन वर्ड प्रोसेसर। तो अच्छा है तो ऑब्वियसली सारे टॉपिक्स कवर होंगे, सारे टॉपिक्स के आगे उसके पेज नंबर होंगे ताकि उसको हम अच्छे से लोकेट कर पाए, कोई भी चीज ढूंढनी हो तो आसानी से ढूंढ पाए। तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट इन राइटर। राइटर भाई वर्ड प्रोसेसर हो गया है ना, हमारे पास जो वर्ड प्रोसेसर वो क्या है, राइटर है। यानी हमारे सिलेबस के हिसाब से, क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर पे हमें काम करना है वो कौन सा है, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर राइटर ऑब्जेक्ट, है ना बच्चा ना। तो कहता है कि टेबल ऑफ कंटेंट इन राइटर इज अ लिस्ट, एक लिस्ट होता है ये, यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ एन एकेडमिक डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली बुक, ठीक है, विच आउटलाइंस द चैप्टर्स और सेक्शंस नेम विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पेज नंबर। यानी पेज नंबर के साथ जो है वो क्वेश्चंस, जो पेज नंबर के साथ जो है वो सेक्शंस या चैप्टर्स के सारे डिटेल्स मौजूद होते हैं। इन एडिशन टू चैप्टर नेम्स इट इंक्लूड बुलेट पॉइंट्स ऑफ द सब चैप्टर हेडिंग्स और सब सेक्शन हेडिंग्स, यानी सेक्शंस के भी अंदर के सेक्शंस को भी ये डिनोट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लोकेट रिसोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिसोर्स को लोकेट करने के लिए इन द होल डॉक्यूमेंट, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में बहुत ही आसानी से। द नेम ऑफ द टॉपिक along with सब टॉपिक्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पेज नंबर allows locating a required information at a good speed। आसानी से बहुत जल्दी हम कोई भी चीज फाइंड आउट कर लेंगे बुक में कि कौन सी चीज, कौन सा डेफिनेशन, कौन सा टॉपिक किस पेज पे है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वही है, यही तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो डेफिनेशन है वही तो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑल द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स आर लिस्टेड एट द बिगिनिंग। शुरुआत में सारे टॉपिक्स दिख जाते हैं आपको, सारे सब टॉपिक्स भी दिख जाते हैं। बी, पेज नंबरिंग ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स अलाउज लोकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इजीली। और जब आपको टॉपिक्स अलोंग विद पेज नंबर मिल जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो है उसको लोकेट करना क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब। 18 क्या कहता है, एक्सप्लेन द टर्म सिनेरियो इन रिलेशन टू स्प्रेडशीट विद एन एग्जांपल। यानी सिनेरियो क्या होता है ये बताना है स्प्रेडशीट में एग्जांपल के साथ। तो सिनेरियो भी हम थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में जो डेटा है, इस प्रेजेंट सिचुएशन के डेटा को इंटैक्ट रखते हुए हम फ्यूचर में जो है अपने डेटा को क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर के डेटा को हम क्या करना चाहते हैं, गेस करना चाहते हैं। वी गेस आउट या वी फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड, हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में अगर मेरा डेटा ऐसा है तो फ्यूचर में कैसा होगा। फ्यूचर प्रेडिक्शन कह सकते हैं हम, क्या करेंगे, फ्यूचर प्रेडिक्शन कि ठीक है मेरा सेल इतना है, मान लो इस साल में मेरा सेल इतना है, अगर मेरा इस साल के लास्ट महीने में सेल इतना हो जाए तो मेरे को कितना फायदा होगा, कितना टोटल क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो सारी चीज अगर आपको जानना है तो सिनेरियो का यूज करते हैं। सिनेरियो मतलब सीन, आप सीन से याद करो कि अगर ऐसा है तो क्या सीन होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या सीन होगा, है ना। तो सिनेरियो इज अ टूल, यानी सिनेरियो क्या है, एक टूल है दैट टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन, जो व्हाट इफ क्वेश्चन को क्या करता है, टेस्ट करता है। दिस इज अ वेरी यूजफुल, ये बहुत यूजफुल होता है व्हेन वी हैव टू सी द फ्यूचर प्रेडिक्शन, जब हमें फ्यूचर प्रेडिक्शन को देखना हो बेस्ड ऑन करंट डेटा के बेस पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू लुक इनटू ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियोज एज वेल एज पेसिमिस्टिक, यानी कि आशावादी भी होना चाहिए और निराशावादी भी होना चाहिए, दोनों तरीके। निराशावादी तो खैर होना ही नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन अगर वर्स्ट कंडीशन है तो क्या हो सकता है, अगर बेस्ट कंडीशन है तो क्या हो सकता है, वो सब हमें लेके चलना होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव द करंट ईयर सेल्स डेटा, अगर हमारे पास करंट ईयर का सेल डेटा है एंड वी वांट टू सी द प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन सम चेंजेस, और कुछ हम चेंज करना चाहते हैं कि इस महीने अगर इतनी सेल हो गई तो क्या होगा, बेस्ड ऑन सेलेक्टिंग कॉलम वी मे डू इट यूजिंग व्हिच वन, सिनेरियोज। हम सिनेरियोज का यूज करके ये परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स, यानी बहुत अलग अलग तरह के ऑनलाइन थ्रेट्स हैं, कौन कौन से बताइए। पहला होता है फिशिंग, दूसरा होता है मालवेयर, तीसरा होता है स्पाईवेयर, चौथा होता है डीडीओस और पांचवा होता है बॉटनेट। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे वायरसेस का थ्रेट होता है, वॉर्म्स का थ्रेट होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो चलिए फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा भी जाता है। फिशिंग का मतलब है कि आपको लालच दिया जाएगा कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए 5000 रुपये आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, और वो आप ईमेल खोलते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, आपको 5000 रुपये मिल जाता है। नहीं, आपका सिस्टम हैक हो जाता है, आपका डेटा चोरी हो जाता है, आपका पर्सनल डेटा चोरी हो जाता है। तो फिशिंग का मतलब क्या हुआ कि द अटैकर्स यूजेस ईमेल, यानी अटैकर्स क्या यूज करते हैं, ईमेल को यूज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज को यूज करते हैं, है ना, अदर कम्युनिकेशन मीडियम टू ट्राई स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो फिशिंग मतलब जैसे कि हम मछली मारते हैं ना, तो मछली को क्या दिखाते हैं, चारा दिखाते हैं, और वो जैसे चारा के पीछे आता है हम खींचते हैं बेचारे, खत्म। तो वही फिशिंग है।
आपको 5,000 का लालच दिया जाएगा, 10,000 का लालच दिया जाएगा, 20,000 का लालच दिया जाएगा यूजिंग ईमेल, यूजिंग टेक्स्ट मैसेज, कभी मत क्लिक कीजिएगा। मालवेयर क्या होता है? तो दिस इज द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच डैमेजेस योर सिस्टम, यानी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को डैमेज करता है, एज वेल एज कैन ऑब्टेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, और आपके सिस्टम को एक्सेस भी कर सकता है मालवेयर। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बाहरी यूज नहीं कीजिए जो आप नहीं जानते हैं। नेक्स्ट इज स्पाईवेयर, सॉफ्टवेयर टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन और ब्राउजिंग हिस्ट्री, यानी कि ये भी स्पाईवेयर भी है। स्पाई मतलब क्या होता है? जासूस। ये क्या करता है? आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन की जासूसी करेगा, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री की, आपने क्या क्या ब्राउज किया था, क्या क्या देखा था, क्या क्या वेबसाइट्स खोले थे। नेक्स्ट है डीडीओएस, इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। डीडीओएस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। ये क्या करता है कि किसी एक वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक डाल देगा ना, मतलब इतना ज्यादा उस पर लोड डाल देगा कि वो वेबसाइट ही क्रैश हो जाएगी। ठीक है, जनरेटिंग हैवी ट्रैफिक सो दैट द सर्वर बिकम्स इररिस्पॉन्सिव, यानी कि डीडीओएस एक ऐसा थ्रेट है जो जब कभी कभी होता है कि सॉफ्ट सर्वर ही पूरे बंद हो जाते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे फेसबुक, जीमेल का सर्वर ही बंद हो गए। ठीक है, दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट होता है बॉटनेट, हाईजैकिंग अ यूजर डिवाइस, यानी बॉटनेट आजकल नया टर्म आया है कि यूजर के डिवाइस को नहीं, हमारे कंप्यूटर को ही हैक कर लेगा, आपको पता नहीं कौन काम कर रहा है इस पे, अपने आप चल रहा है, अपने आप क्लिक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दैट इज व्हाट बॉटनेट। तो इस तरह के जो है वो ऑनलाइन थ्रेट्स हैं। सबसे अच्छा तरीका है इनसे बचने का कि कुछ भी ऐसा नहीं कीजिए जो आप नहीं जानते हैं। एंटीवायरस को यूज कीजिए, ईमेल्स पे क्लिक मत कीजिए, टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक मत कीजिए, फंसिए मत, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक्सप्लेन द टर्म रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देखिए, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो इंप्लीमेंट करता है उसके लिए जो हमें कांस्टेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है फॉरेन की कांस्टेंट, यानी फॉरेन की कांस्टेंट जो है वो क्या करता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अचीव्ड बाय यूजिंग फॉरेन की कांस्टेंट, यानी फॉरेन की कांस्टेंट्स जो होते हैं यही जो है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, अब मैं आपको यहीं पे समझाऊं क्योंकि ये समझाने वाली चीज है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ये एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में मेरे पास जो फील्ड्स है वो एम्प्लॉय का कोड है, शॉर्ट में बनाएंगे, नेम है, समझना जरूरी है तभी आप अपने शब्दों में भी लिख पाएंगे। और मान लीजिए डिपार्टमेंट आईडी है मेरे पास, ये तीन ही फील्ड में रखता हूं। फिर यहाँ पे एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल है सपोज कीजिए, और डिपार्टमेंट नाम के टेबल में जो है डिपार्टमेंट की आईडी है, डिपार्टमेंट का नेम है और एचओडी का नाम है। अब आपको दिख रहा है कि इसमें मान लीजिए हमने एम्प्लॉय के कोड को प्राइमरी की बना रखा है, हमने इसमें डिपार्टमेंट के आईडी को प्राइमरी की बना रखा है। ठीक है, अब यहां पे ये नॉन प्राइमरी की है और ये प्राइमरी की है, इन दोनों के बीच में हम क्या एस्टैब्लिश कर देंगे? फॉरेन की है कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश कर देंगे, FOREIGN फॉरेन की। तो फॉरेन की का कांस्टेंट अगर आपने इन दोनों के बीच में लगा दिया, वो कैसे लगाते हैं अलग बात है, अगर आपने इन दोनों के बीच में फॉरेन की लगा दिया, फॉरेन की लगाने का मतलब क्या होता है? जब किसी एक टेबल में कोई एक फील्ड नॉन प्राइमरी की हो और किसी दूसरे टेबल में वही फील्ड प्राइमरी की हो, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हम कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। उसको क्या कहते हैं? फॉरेन की कहते हैं। और फॉरेन की ही क्या करता है? फॉरेन की ही जो है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। फॉरेन की मेंटेन्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, है ना, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यानी कि ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम जब एक बार फॉरेन की एस्टैब्लिश कर देंगे तो यहाँ पे मान लीजिए 101 102, यहाँ नेम है डिपार्टमेंट का एडमिन और ये है HR, HOD है X और Y। अब अगर इन दोनों में हमने कर दिया है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और यहाँ कोड डालते हैं, मान लीजिए 1001 1002 1003, तो अब एक बात बताइए, जैसे मैं नाम देता हूं PQR, यहां पे डिपार्टमेंट आईडी 101 है, यहां पे 102 है और यहां 103 है। तो इसमें से कौन सा ऐसा कॉलम वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू या ये वाला वैल्यू, जो आपको लगता है कि सही वैल्यू नहीं है, यानी इनकरेक्ट वैल्यू? तो वो इनकरेक्ट वैल्यू कैसे पता चली आपको? आपने देखा कि यहाँ पे अच्छा 1003 जो एम्प्लॉय कोड है उसका डिपार्टमेंट आईडी 103 है, लेकिन 103 के रिस्पेक्ट में यहाँ कोई इस टेबल में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हुई, जो हमें मेंटेन करना होगा। यानी अगर मुझे यहाँ 103 डालना है तो पहले यहाँ मुझे 103 डालना होगा,
ताकि जब 103 के रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू ढूंढी जाए तो हमें मिल जाए, अदरवाइज हम नहीं डाल सकते, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं डाला जाए। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यही कॉन्सेप्ट कहता है कि जो वैल्यू यहां होगी, जिसका डिटेल्स यहां होगा, वही वैल्यू आप यहां पे डाल पाएंगे, दूसरी वैल्यू नहीं डाल पाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये भी होता है कि अगर आप यहां से कोई चीज डिलीट करेंगे तो उसके पहले आपको इस टेबल में से वो हर जगह से वो चीज डिलीट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये यहां से डिलीट हो गया और यहां पे 103, यहां पे 103 है, तो उसके रेस्पेक्टिव वैल्यू नहीं मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी मेंटेन करना, यानी डेटा एक जगह है तो दूसरी जगह भी है, अगर एक जगह नहीं है तो दूसरी जगह भी नहीं है। दिस इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और इसी को मैंने शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और ये है हमारे इस पूरे के पूरे सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ये आपको दिया हुआ है डेट शीट नाम का टेबल, उसमें फील्ड्स जो है वो सब कोड है, सब नेम है, डेट ऑफ एग्जाम है और डेज है। तो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल, यानी कि वेंडर टेबल जो है वो क्या करना है, देखना है, एंड राइट द क्वेरीज। अब यहाँ कहता है वेंडर टेबल, यहाँ कहता है डेट शीट टेबल, बताइए क्या यूज करेंगे आप। देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन ही अलग अलग कर दिया। टेबल डेट शीट, यहाँ लिख रहा है टेबल डेट शीट है, ये डेट शीट टेबल है, और यहाँ कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको मानेंगे डेट शीट टेबल। क्यों डेट शीट टेबल मानेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट का नेम है, डेट ऑफ एग्जाम है और डेज है, तो ये डेट शीट टेबल ही हम मानेंगे। तो हम टेबल का नाम क्या यूज करेंगे? टेबल का नाम हम यूज करेंगे डेट शीट, है ना। चलिए पहला क्वेरी क्या कहता है, एसक्यूएल क्वेरी लिखना। देखिए तो एसक्यूएल क्वेरी लिखना बहुत जरूरी है। एसक्यूएल क्वेरी में क्या कहता है, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहला का जो राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले, देखिए रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है हमारा? टेबल नेम है डेट शीट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम, यानी डेट ऑफ एग्जाम के असेंडिंग ऑर्डर में। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए हमारे पास जो क्लॉज होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। जो क्लॉज होता है वो क्या होता है हमारा? ऑर्डर बाय क्लॉज। और ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद हम क्या कहते हैं, उस फील्ड का नाम दे देते हैं जिस फील्ड के बेस पे आप करना चाहते हो। तो जब हम सिर्फ ऑर्डर बाय यूज करते हैं और फील्ड का नाम देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर का होता तो क्या करते, ये बोलता कि भैया डेट ऑफ एग्जाम के डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले जो लास्ट में एग्जाम है वो दिखाओ, उसके बाद तो उसके लिए कुछ नहीं करते। ऑर्डर बाय क्लॉज तब भी होता, फील्ड का नाम तब भी होता, उसके बाद एक वर्ड और लास्ट में जोड़ देते DESC, तो वो क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। नहीं, इसके बाद डेट ऑफ एग्जाम के बाद एक और वर्ड लिख देते DESC, तो ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर के लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। नाउ सेकंड क्या कहता है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द अबव डेट शीट। पूरा डेट शीट ही दिखाना है, तो सब दिखाना है, तो फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट। तो ये क्या करेगा, सारा का सारा डेट शीट क्या करेगा, सारा का सारा डेटा शो कर देगा, ये सारा डेटा शो कर देता है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सारा का सारा डेटा शो कर देता है। टेबल नेम यहाँ पे क्या है, डेट शीट, मैंने डेट शीट लिख दिया। नेक्स्ट है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले सब्जेक्ट नेम, तो सब नेम एंड डेट ऑफ एग्जाम, एंड डेट ऑफ एग्जाम। तो चलिए हम करते हैं सेलेक्ट, क्या क्या सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट का नेम, तो SUB_name, कॉमा, और क्या कहता है डेट ऑफ एग्जाम। तो डेट ऑफ एग्जाम का कॉलम नेम क्या है, एक साथ है ये, देखिए जो कॉलम का नाम होगा ना बिल्कुल वही दीजिएगा, डेट ऑफ एग्जाम। ऑफ ये दो कॉलम चाहिए हमको। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम है डेट शीट, और कंडीशन भी दिया हुआ है। कंडीशन में क्या, कंडीशन कैसे लगाते हैं हम, कंडीशन लगाते हैं वेयर क्लॉज से। वेयर जो एग्जाम मंडे को हुआ है, तो डेज में है ना, मंडे ट्यूसडे क्या है, डेज में है, तो वहां लिखेंगे हम क्या, वेयर डेज इक्वल टू सिंगल कोट्स में क्या डालेंगे, मंडे। ठीक है, और ये डेज इक्वल टू मंडे को सिंगल कोट्स में क्यों डालेंगे, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये कैर या वैरकैर होते हैं, और कैर और वैरकैर में जब भी हम डेटा डालते हैं या हम किसी भी तरीके से उस डेटा को यूज करते हैं तो सिंगल कोट्स में ही यूज करते हैं MySQL में, इसलिए यहाँ पे सिंगल कोट्स मैंने लगाया है, ओपन और क्लोज किया है। और SQL का हर स्टेटमेंट लास्ट में कॉमा से क्या, सेमीकोलन से क्या होता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले डेट ऑफ एग्जाम। तो ये डेट ऑफ एग्जाम है, एंड सब्जेक्ट नेम,
और सब्जेक्ट नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले जो जो वो बोल रहा है क्या क्या दिखाना है हमको, सेलेक्ट करना है किसको, डेट ऑफ एग्जाम को। तो ये रहा डेट ऑफ एग्जाम, तो सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जाम, ठीक है, एंड सब्जेक्ट नेम, तो कॉमा सब्जेक्ट नेम क्या है, सब अंडरस्कोर नेम, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम, फील्ड का नाम देख के लिखिएगा टेबल में से, ठीक है। अब आते हैं फ्रॉम, और टेबल नेम क्या है मेरा, टेबल नेम है डेट शीट, तो टेबल का नेम क्या हो गया, डेट शीट, ठीक है। तो राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द डेट ऑफ एग्जाम, ठीक है भैया। सब्जेक्ट नेम, चलिए ठीक है। ऑफ साइंस सब्जेक्ट, तो साइंस सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट नेम में ही है ना, सब्जेक्ट नेम फील्ड में ही साइंस है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर, जहां पे क्या कंडीशन है, तो सब्जेक्ट नेम, तो सब्जेक्ट नेम के लिए फील्ड क्या है, सब अंडरस्कोर नेम इक्वल टू व्हाट, साइंस, SCIENC, यानी जहां सब्जेक्ट नाम क्या हो, साइंस हो। तो यानी कि आपको एग्जाम में जो है वो सिर्फ सेलेक्ट कमांड पढ़ लेना, और सेलेक्ट कमांड बहुत आसान होता है, ठीक है। आप मेरे YouTube चैनल से जो है वो देख सकते हैं, पूरा पूरा रिलेशन डेटाबेस मैंने कवर अप करके रखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा ये भी ये क्वेश्चन है, आई एम सॉरी ये भी है, लेकिन ये क्या है, फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स, ये विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए होता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स होता है, चलिए लेकिन जान जाइए, DBMS जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो डेटा को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, यानी कि डेटा के इफेक्टिव स्टोरेज में, डेटा के इफेक्टिव रिट्रीवल में, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को मॉडिफाई करना, ये सब जो होते हैं वो डेटाबेस के DBMS के जरिए ही किया जाता है। तो DBMS जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, DBMS इज व्हाट, इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। DBMS सॉफ्टवेयर जो डेटा से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा डेटाबेस सर्वर क्या होता है, जहां पे डेटा, यानी कि द सर्वर वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, द सर्वर वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, यानी कि वो सर्वर जहां पे क्या होता है, डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस सर्वर, यानी एक ऐसा सर्वर जहां सिर्फ डेटा है। खुद सोचिए, फेसबुक में इतना सारा फोटो आप डालते हैं, इतने सारा वीडियो डालते हैं, चाहे हम यूट्यूब में इतनी सारी वीडियोस, कितने कंटेंट क्रिएटर कितनी वीडियोस डालते हैं, सोचिए जरा खुद से कि कितना डेटा होता होगा। तो वो डेटा कहां स्टोर होता है, डेटाबेस सर्वर पे स्टोर होता है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि डेटा जो है वो हर जगह सेम है, यानी कि डेटा इज सेम एवरीवेयर, डेटा इज सेम एवरीवेयर, यानी कि डेटा जो है वो हर जगह सेम है। ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह गए सिस्टम पे देखा तो मेरा खाता में बैलेंस 5,000 दिखा रहा है, किसी दूसरी जगह जाके ATM में देखा तो खाता मेरा 10,000 रुपए दिखा रहा है। दिस इज कॉल्ड डेटा का इंटीग्रिटी, यानी कि डेटा जो होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। रिकॉर्ड क्या होता है, वन रो ऑफ टेबल, है ना, वन रो ऑफ टेबल इज कॉल्ड व्हाट, रिकॉर्ड, यानी कि एक रो पूरा, किसी एक टेबल का पूरा एक रो ले लीजिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन दें तो अ रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, यानी कि बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, और बहुत सारे फील्ड्स में जब आप पूरा एक डेटा भर देते हो, फीड कर देते हो, तो वो रिकॉर्ड कहलाता है। यानी कि एक टेबल में जो एक रो होता है, एक टेबल में जो क्या होता है, एक रो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी टेल इट एज व्हाट, रिकॉर्ड। तो ये शॉर्ट नोट्स लिखना था, इसके बेस पे आप जो मैंने समझाया उसके बेस पे इन चारों पे शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं। दिस क्वेश्चन वाज फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स, तो अगर आप विजुअली इंपेयर्ड हैं तो इसको आप यूज कर सकते हैं, इसको जवाब दे सकते हैं, नहीं तो आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं है। तो ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन फॉर क्लास 10 के सैंपल पेपर फॉर 23-24 स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमेशा इस चैनल के साथ बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।